दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों आज के इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हैवी लोड। क्या मतलब हुआ? द हैवी लोड। दोस्तों हैवी का मतलब होता है वज़नदार या भारी, और लोड का मतलब वज़न। तो क्या अर्थ हुआ? द हैवी लोड मतलब कि भारी वज़न। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a famous and rich merchant was walking along the road with some of his servants। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कहा जाता है। और दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज का यूज़ किया जाएगा। और वी, यू, दे और प्लूरल में वर का यूज़ किया जाता है। और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है वॉक, WAL के वॉक मतलब चलना, आईएनजी ऐड करने के बाद ये हो जाएगी फोर्थ फॉर्म वॉकिंग। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, आ फेमस एंड रिच मर्चेंट। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या कह सकते हैं मशहूर। तो क्या हुआ? एक बार एक मशहूर और अमीर व्यापारी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड मतलब कि रोड पर, सड़क पर चल रहा था विथ सम ऑफ हिज सर्वेंट्स अपने कुछ नौकरों के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक मशहूर और अमीर व्यापारी सड़क पर अपने नौकरों के साथ चल रहा था। सडनली आ लेबरर passed by him। पास्ट बाय हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पास बाय का अर्थ होता है कहीं से होकर गुजरना, और सेकंड फॉर्म है पास्ड बाय। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सडनली मतलब कि अचानक। आ लेबरर का मतलब था मजदूर, एक मजदूर। पास्ट बाय हिम मतलब उसके पास से होकर गुजरा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अचानक एक मजदूर उसके पास से होकर गुजरा। चलिए आगे देखिए। He was carrying a heavy sack। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य बनाएंगे और हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ वॉज का यूज़ किया गया है। ही का मतलब वह है, और ये पुरुष के लिए मतलब कि मेल के लिए यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों कैरी का मतलब होता है ले जाना, किसी चीज़ को ढोकर ले जाना। अक्सर आपने देखा होगा जैसे किसी चीज़ को ढोने का मतलब होगा कोई वज़नदार चीज़ जिसमें बोझ हो उसको ढोकर ले जाने को कैरी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज कैरिंग अ हैवी सैक। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, SACK, सैक का मतलब होता है बोरा। दोस्तों देखिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में जब मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो जब मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ मैं ये भी साथ में बताता हूँ कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वो क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसा मैं बताता हूँ आप उसको एज इट इज़ नोट किया कीजिए, साथ में मीनिंग भी लिखा कीजिए।
अब देखिए फ़िलहाल ये जो वर्ड है SACK सैक, इसको नाउन के तौर पर यहाँ यूज़ किया गया है। तो सैक का मतलब मैंने बताया आपको, बोरा थैला उसे सैक कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे, और इसका मतलब बिस्तर भी होता है वैसे, और लेकिन अगर आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो देखिए वर्ब में इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को हराना, किसी को काम से निकालना, किसी को हटाना, उसको भी सैक कहा जाता है। जैसे किसी को, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप वाक्य बना रहे हैं कि उसने उसे काम से निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ही सैक्ड हिम फ्रॉम वर्क। तो यहाँ इसे आप वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कई बार देखिए ऐसा होता है कि एक वर्ड जो है वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और उसके मतलब भी अलग अलग होते हैं। तो यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो सैक का मतलब हो जाएगा नौकरी से निकालना, हटाना, हराना। और यदि आप इसको नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है बोरा। तो यहाँ पर इसको नाउन के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। चलिए, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज कैरिंग अ हैवी सैक, वह एक भारी बोरा ले जा रहा था। चलिए आगे देखिए। द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक एंड हिज हैट फेल इन आ नियर बाय ड्रेन। क्या मतलब हुआ, द मर्चेंट वॉज हिट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों जानने वाली बात है कि हिट की जो थर्ड फॉर्म है वो भी हिट होती है। तो क्या अर्थ हुआ, द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक, मतलब जो व्यापारी था उसे मतलब कि उसे मतलब वो उसे बोरा लग गया, जो सैक मतलब जो बोरा था वो उसको लग गया। एंड हिज हैट, हैट मतलब टोपा, जो उसकी टोपी थी, एंड हिज हैट फेल, वो गिर गया। फॉल मतलब गिरना, सेकंड में फेल, वो गिर गया। कहाँ गिर गया, इन आर नियर बाय, नज़दीकी, ड्रेन, ड्रेन मतलब नाला, एक नज़दीकी नाले में गिर गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक एंड हिज हैट फेल इन अ नियर बाय ड्रेन, मतलब कि व्यापारी जो है, व्यापारी को बोरा लग गया, मतलब उसको बोरे से चोट लगी, और जो उसका हैट था, जो उसका जो टोपी थी, वो एक नाले में, मतलब एक नज़दीकी नाले में गिर गया। चलिए आगे देखिए। ऑल द सर्वेंट्स थॉट दैट द लेबरर वुड नाउ गेट अ गुड स्कोल्डिंग। क्या अर्थ हुआ, ऑल द सर्वेंट्स थॉट। और दोस्तों THIN के थिंक मतलब होता है सोचना या फिर लगना। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि जैसे मुझे लगता है, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ आई थिंक, दोनों जगह लगा सकते हैं। और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है थॉट, आप नोट कर लीजिए, THOUGHT। और ये जो वाक्य के बारे में बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, ऑल द सर्वेंट्स थॉट, मतलब क्या हुआ कि सारे नौकरों को लगा कि द लेबरर वुड नाउ गेट ए गुड स्कोल्डिंग, मतलब जो ये लेबर है, मजदूर है, अब इसे एक अच्छी खासी डांट मिलेगी। गेट मतलब मिलना, तो जो नौकर थे उन्हें ऐसा लगा कि ये जो मजदूर है अब इसको एक अच्छी खासी डांट मिलेगी। गुड स्कोल्डिंग मतलब अच्छी खासी डांट। बट लेकिन टू देयर अमेजमेंट, लेकिन उन्हें हैरानी हुई, द मर्चेंट डिड नॉट से एनीथिंग टू द लेबरर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, द मर्चेंट डिड नॉट से एनीथिंग टू द लेबरर, व्यापारी ने मजदूर से कुछ भी नहीं कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सारे नौकरों को लगा कि जो मजदूर है उसको एक अच्छी खासी डांट मिलेगी, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि जो व्यापारी ने मजदूर से कुछ भी नहीं कहा। आगे देखिए। इंस्टीड ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू हेल्प द लेबरर पिकअप द सैक। क्या अर्थ हुआ, इंस्टीड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय, बल्कि इसकी बजाय, या इसका मतलब बल्कि भी होता है, बल्कि ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स, बल्कि उसने अपने नौकरों को कहा, टू हेल्प मदद करने को कहा, द लेबरर मजदूर की, पिकअप द सैक बोरा उठाने में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बल्कि उसने अपने मजदूरों को अपने नौकरों को मजदूर का जो सैक था, बोरा था, उसे उठाने को मतलब उसे उठाने में उसकी मदद करने को कहा। चलिए आगे देखिए। When the laborer had gone ahead,
दोस्तों यहाँ हेड के साथ देखिए थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और ऐसी जगहों पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे वह आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था। आप ऐसे कई वाक्य देखेंगे जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि पास्ट में कोई क्रिया हो चुकी थी, तो ऐसे स्थानों पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन द लेबरर हैड गॉन अहेड मतलब मज़दूर के आगे जाने के बाद, या कह सकते हैं जब मज़दूर आगे चला गया, उसके जब वो मज़दूर आगे जा चुका था। वन ऑफ द सर्वेंट्स आस्क्ड द मर्चेंट, एक नौकर ने व्यापारी से पूछा अबाउट सच अ बिहेवियर, इस तरह के व्यवहार के बारे में। बिहेवियर का मतलब है व्यवहार। और दोस्तों ये जो दोनों वर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। देखिए इंग्लिश में बिहेवियर बोलते हैं, हिंदी में इसको व्यवहार बोलते हैं, तो कितने ज़्यादा ये सिमिलर हैं। चलिए, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब व्हेन द लेबरर हैड गॉन अहेड, मतलब जब मज़दूर आगे जा चुका था, तो एक नौकर ने व्यापारी से इस तरह के व्यवहार के बारे में पूछा। चलिए आगे देखिए। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, इट वॉज़ माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, नाउन या एडजेक्टिव, और कई बार ये दोनों भी आते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, इट वॉज़ माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी, नॉट हिज, उसकी नहीं। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, और ऑलरेडी का मतलब नोट कर लीजिए, इसका मतलब पहले ही होता है, कई बार वाक्यों में यूज़ किया जाता है, तो आप इसे नोट करें। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, वह पहले से ही भारी वज़न ले जा रहा था। आई शुड हैव वॉक्ड केयरफुली। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत काम का स्ट्रक्चर है और बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए शुड का क्या यूज़ है। देखिए शुड का यूज़ जब किया जाएगा जब आप वाक्यों में सलाह को दर्शाते हैं। जब मान लीजिए आप किसी को भी सलाह देते हैं, जैसे आपको ये काम करना चाहिए, आपको समय पर उठना चाहिए, आपको ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, आपको समय पर खाना खाना चाहिए, इस तरह के वाक्य जहाँ आप सलाह देते हैं तो वहाँ शुड आएगा। पहली बात तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब आप सलाह देंगे तो शुड आएगा। दूसरी बात ये, जब यही सलाह पास्ट में होगी, जैसे मान लीजिए पास्ट में कि आप बोल रहे हैं किसी को, आपको समय पर आना चाहिए था, आपको समय पर गाना गाना चाहिए था, उसे समय पर सोना चाहिए था, तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें सलाह हो प्लस वो पास्ट का हो, तो ऐसे स्थानों पर शुड हैव का यूज़ किया जाएगा। आप नोट कर लीजिए, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? आई शुड हैव वॉक्ड केयरफुली, और केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। और दोस्तों केयरफुली एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। आप में से कई लोग होंगे जो शायद कई सारे चैनल्स और भी देखते होंगे, या आप लोग अपनी खुद भी स्टडी करते होंगे, तो आपने शायद एडवर्ब के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे ध्यान से सुन लेंगे तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले आपका सवाल होगा, देखिए सर कि कैसे पहचानेंगे? तो पहचानना बड़ा सरल है। ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो एल पे ख़त्म होते हैं, तो ये तो पहली बात होगी। जैसे केयरफुली हो गया, तो ये पहचान गया आप, एल पे ख़त्म हो रहा है, केयरफुली एडवर्ब है। दूसरी बात, अब इसका काम क्या होता है, क्योंकि देखिए वाक्य के अंदर अब आप हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडवर्ब का क्या काम है। तो उसका काम क्या है कि वो एक सब्जेक्ट के द्वारा की गई जो क्रिया है उसको वो उसकी जो गुण है मतलब उसके बारे में बताता है। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है चलने की, उसकी जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? केयरफुली, मतलब ध्यान से। तो ये क्या हो गया, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडवर्ब। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई शुड हैव वॉक्ड केयरफुली, मुझे ध्यान से चलना चाहिए था। और दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको शुड हैव के बारे में बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं आपको एक वाक्य दूंगा, आप उसे कृपया करके ट्रांसलेट करें। और दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग ट्रांसलेट नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। जब आप स्टोरी सुन रहे हैं तो ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ईजिली उसको ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में भी बताएं। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में और बताए गए होमवर्क को भी करते हैं। तो कृपया करके आप वाक्य को नोट कीजिए और आप इसे ट्रांसलेट करके कॉमेंट में शेयर करें। चलिए आप वाक्य को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये वाक्य बता रहा हूँ, आप उसे सुने और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके शेयर करें, कमेंट में बताएं। चलिए वाक्य को नोट कर लीजिए। मुझे इंग्लिश बाबू चैनल को
सब्सक्राइब करना चाहिए था। आई रिपीट द सेंटेंस, मुझे इंग्लिश बाबू चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था। तो दोस्तों इस वाक्य में भी सलाह है, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, अ गुड पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर हिज फॉल्ट। देखिए दोस्तों, हाँ कई बार ऐसा होता है, बड़ी छोटी छोटी लाइन में जीवन की बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। उसी तरह की लाइन है, मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, अ गुड पर्सन मतलब एक अच्छा आदमी, एक अच्छा व्यक्ति, शुड नेवर ब्लेम अदर्स, उसे कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए फॉर हिज फॉल्ट, अपनी गलतियों के लिए। कितनी अच्छी और प्यारी लाइन है। क्या कहा गया है कि एक अ गुड पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर हिज फॉल्ट, मतलब एक अच्छे व्यक्ति को अपनी गलतियों के लिए दूसरे को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। और यहाँ भी देखिए शुड का यूज़ किया गया और वर्ब, और दोस्तों यहाँ देखिए हैव क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाक्य जो है प्रेजेंट में है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप सलाह को प्रेजेंट में दिखाएंगे तो शुड लगाएंगे, और पास्ट में तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फिलहाल प्रेजेंट है। चलिए, बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों। कई बार अक्सर जो लोग खुद गलती पर होते हैं, लेकिन दूसरों को वो क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति है वो हमेशा ही अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। और क्योंकि दोस्तों देखिए, जो गलती स्वीकार करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कई बार हम लोग जो हैं वो खुद को ही इतना ज़्यादा महान समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि दोस्तों गलती होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि यदि हम गलती नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सीखेंगे भी नहीं, गलतियां करके ही हम सीखते हैं। तो यदि गलती होती है तो उसको बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करना ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम गलती को स्वीकार करेंगे तभी उसमें हम सुधार करेंगे। अगर मान लीजिए हम गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सुधार करने की वहाँ कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो जो गलती को एक्सेप्ट करना है, मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना है, वो कहीं ना कहीं सुधार की तरफ ले जाती है और व्यक्ति में सुधार जरूर आता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए आगे देखिए, द सर्वेंट्स प्रेज्ड देयर मास्टर। दोस्तों प्रेज का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, मास्टर का मतलब मालिक, और देयर मतलब अपने। और देयर को आप मैं समझा देता हूँ, देयर कब लगाया जाता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक लोगों से जुड़ी होगी, संबंधित होगी, तो देयर का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ जो उनके मालिक हैं वो एक से ज़्यादा नौकरों के मालिक हैं, इसलिए देयर का यूज़ किया गया। तो इसका अर्थ क्या निकला, द सर्वेंट्स प्रेज्ड देयर मास्टर एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी। मतलब क्या हुआ कि नौकरों ने अपने मालिक की प्रशंसा की और उन्होंने अपना जो सफ़र था, जो जर्नी थी, उनकी जो यात्रा थी, वो उन्होंने जारी रखा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये आज की छोटी सी कहानी अच्छी ख़त्म होती है, बहुत ही अच्छे नोट के साथ और बहुत ही अच्छे कह सकते हैं मैसेज के साथ। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि व्यक्ति को कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ही संकोच करते हैं। हमें मालूम है कि हम गलत हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। यदि गलती है तो उसे स्वीकार कीजिए और कोशिश कीजिए आप उसमें सुधार करें। यही जो चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं और उसको सफलता की ओर ले जाती हैं, और व्यक्ति धीरे धीरे वो मतलब कि सफलता की ओर जाता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।